तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर 11 मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम लोग चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि अपना डियोनार्ड पावलो की तरह एम्परर पर अटैक करे जा रहा था और दूसरी तरफ अपना एम्परर बस उसको डिफेंड करने में लगा हुआ था। लेकिन अपनी डियोनार्ड की स्पीड ज्यादा थी, उतने में ही वो ऊपर हवा में उड़ जाता है और अपने एम्परर पे सीधा अटैक करता है। लेकिन अपने एम्परर को उस अटैक को रोकने में भी उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। दूसरी तरफ अपना डियोनार्ड बोल रहा था, जो तुमने मुझे सिखाया है मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ और कुछ नहीं। और ये वाली टेक्निक काफी अच्छी है, इस टेक्निक का यूज करने से मेरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, मेरी पूरी बॉडी फ्रीली घूम रही है। उतने में अपना एम्परर भी अपने डियोनार्ड पे एक अटैक कर देता है, लेकिन अपना डियोनार्ड उससे बच जाता है। उसको बचता हुआ देख अपना एम्परर सोच रहा था, क्या ये फास्ट हो रहा है? अब मुझे समझ में आया, इसकी बॉडी इतनी वीक थी तब भी ये इतने स्ट्रॉन्ग बंदों को कैसे हरा पाता था, क्योंकि इसके पास स्पीड थी। और उसके बाद उन दोनों में दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस फाइट के बीच में अपना एम्परर सोच रहा था, जितनी बार हमारी स्वॉर्ड एक दूसरे टकरा रही है उतनी ही डियोनार्ड की स्पीड बढ़ती ही जा रही है, मैं इसके साथ कीप अप नहीं कर पाऊंगा। और अपने एम्परर की हालत खराब हो रही थी। उस हालत को देख के अपना डियोनार्ड बोलने लगता है, आप जितनी देर मुझसे फाइट करोगे आपको उतनी ही तकलीफ होगी। इस वाली टेक्निक को मैं पहले यूज करता था तब मेरी बॉडी पूरी तरह से खराब हो जाती थी, लेकिन इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं इस टेक्निक को जितनी बार भी यूज करूँ मैं उतनी बार यूज कर सकता हूँ। इतना सुनते ही अपना एम्परर मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारी बॉडी सही है ना? फिर अपना डियोनार्ड बोलने लगता है, हाँ मेरी बॉडी पूरी तरह से सही है, क्योंकि अब मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ। और ये सब कुछ बोलते हुए वो अटैक भी कर रहा था अपने एम्परर पर, और एम्परर उस अटैक को आता हुआ देख उसको रोकने की तो कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। वो सीधे जाके एक खंबे में टकराता है और वो सामने देखता है सामने से एक जल्लाद आ रहा है और वो और कोई नहीं अपने डियोनार्ड था। फिर वो हार के दीवार का सहारा लेते हुए बोलने लगता है, अब मुझे समझ में आ गया मैं तुम्हें कभी भी बीट नहीं कर सकता, इस वजह से मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तुमने मुझसे पूछा था मैं रिग्रेट करता हूँ कि नहीं, चलो मैं इसका आंसर ढंग से देता हूँ तुम्हें। अगर मैं सोच के बताऊँ तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं पीछे मुड़ के देख सकूँ, क्योंकि मैंने काफी सारी गलतियां की हैं और मैं उस बात की रिग्रेट था। लेकिन अब मैंने रिग्रेट करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं अब एम्परर बन चुका हूँ। जितनी भी गलती मैंने पास्ट में करी है मैं उन सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। इस वजह से मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं एम्परर बन चुका हूँ तो मैं रिग्रेट नहीं कर सकता अपने डिसीजन पे। और डियोनार्ड उसके सामने ही खड़ा हुआ था और डियोनार्ड को देख के एम्परर के चेहरे पे भी स्माइल थी। उतने में ही वहाँ पे स्टार भी आ जाता है और जैसे ही वो अपने एम्परर को देखता है वो भी शॉक हो जाता है। वो देखता है अपना डियोनार्ड पूरी तरह से सही खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ अपना एम्परर बैठा हुआ है जमीन पे और उसके शरीर पर काफी सारे कट भी लग रहे हैं। और उसके बाद वो सीधा भगता हुआ आकर अपने एम्परर को पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं नहीं तुम नहीं मर सकते। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है और वो बोलने लगता है, तुम एक ऐसे एम्परर हो जिसको मैंने चॉइस नहीं करा था, लेकिन मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था क्योंकि मैंने डील साइन करी थी फर्स्ट प्रिंस के साथ। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो पुरानी बातों को याद करने लगता है, जब एम्परर ने स्टारबी से बोला था मैं डिजास्टर हूँ और तुम सोचते हो मैं इविल हूँ। और ये सब कुछ याद करने के बाद वो दोबारा सोचने लगता है, अभी थोड़े समय पहले तुमने मुझसे बोला था मैं तुम्हें अपनी बुरी साइड कभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। इसी बात से मुझे तुमसे चिढ़ है। तुम जब से एम्परर बने हो जब से तुम मुझे दुखी कर रहे हो और इसके अलावा तुमने मेरे साथ कुछ नहीं करा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो एम्परर को जमीन पर लिटाते हुए अपने कोट को उस पर डाल देता है और कोट डालने के बाद वो बोलने लगता है, तुम थोड़ा और जी लेते तो तुम्हारा क्या चला था? मैंने तुमसे बोला था तुम अपनी सारी यूजलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दो, मैं उस सबको संभाल लूंगा, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं दी। अगर तुम थोड़ा और जी लेते मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेता, चाहे मुझे फोर्स लगानी पड़ती लेकिन मैं लेके ही रहता तुमसे। लेकिन अंत में तुम मर ही गए, तुमने मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं, इसी वजह से तुम मुझे दुखी करते हुए आ रहे हो, आज भी तुम मुझे दुखी ही कर रहे हो। और अपने दुख को इतना परेशान होते हुए देख अपना डियोनार्ड मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, अच्छा अब मुझे दिख रहा है जो तुम्हारे पास सबसे प्रीशियस चीज थी वो तुम्हारे हाथ से जा रही है। इधर स्टार भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था, दूसरी तरफ अपना डियोनार्ड मुस्कुराते हुए बोल रहा था, मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा वीकेंड निकले, क्या मैं तुम्हारे लिए इस इंसान के सिर को काट के एक बॉक्स में दे दूं क्योंकि तुम्हें वो चीज पसंद है। उतने में अपना स्टार भी बोलने लगता है, तुम मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। उतने में अपना डियोनार्ड अपने चाकू को घुमाते हुए बोलने लगता है, तो क्या तुम कर भी क्या लोगे? फिर अपना स्टार भी अपनी डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और बोलने लगता है, मैंने अपनी फाइनल रेस्पेक्ट भी नहीं दे पाया इस एम्परर को, सिर्फ एक वजह थी मैं अभी तक होल्ड करे बैठा था क्योंकि ये एम्परर इस एम्पायर के लिए एक ट्रेजर था, इस वजह से मैं इतने टाइम से शांत बैठा
बैठा हुआ था। और ये सब कुछ बोलने के बाद अपना स्टार भी अपनी डिमोनिक एनर्जी से अपने डियोनार्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन अपना डियोनार्ड उस एनर्जी को ही काट देता है। और उस एनर्जी को काटता हुआ देख अपना स्टार भी मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, तुम कब से बकवास बात करते ही जा रहे हो, तुम मुझे दुखी कर रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, अब मुझे समझ में आया ये बंदा उस बॉम्ब ब्लास्ट से बचा कैसे, अब ये बंदा वॉरियर बन चुका है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो अपनी एनर्जी को ज्यादा बाहर निकालने लगता है और बोलता है, अगर तुम 8 साल पहले मर जाते तो आज एम्परर मैं बन जाता और तुम्हारी फैमिली भी जिंदा होती, और तुम्हारा भाई जिसको तुम इतना प्यार करते हो आज वो खुशी से कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता, लेकिन तुम मरे नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और साथ में हुआ रिलम पे कभी भी डिमोनिक रिलम अटैक ही नहीं करता, और ना जाने कितने लोग मर चुके हैं सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से, अगर तुम उस दिन मर जाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और वो अपने अटैक को डियोनार्ड पे कर देता है, लेकिन अपने डियोनार्ड उस अटैक से बचते हुए पीछे बड़ी मुश्किल से बच पाता है। दूसरी तरफ स्टार भी गुस्से में बोले जा रहा था, इसमें तुम्हारी ही गलती थी। उतने में ही अपना डियोनार्ड उसके एक हाथ को काट देता है, उसे पता ही नहीं लगता। जैसे उसकी नजर साइड से जाती है वहाँ पे उसका हाथ उड़ रहा था हवा में, और उस हाथ को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, उसे भी पता लग गया अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ। उतने में अपना डियोनार्ड आता है और अपने नाइफ को उसके कंधे में घुसा देता है, और घुसाने के बाद वो बोलने लगता है, इसमें भी मैं तुम्हारा शुक्रिया करूंगा क्योंकि तुमने मुझे ऐसा बनाया है और मेरी मेंटल हेल्थ को इतना बुरा बना दिया है। चलो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चॉइस करा, वैसे भी तुम अभी मरने वाले हो तो तुम ऑनेस्ट तरीके से मुझे जवाब दे सकते हो, ऐसा कौन सा रीजन था जिस वजह से तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा डेमन किंग के साथ। इधर अपना स्टार भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था, फिर मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ, साथ में मेरी कोई भी सैड स्टोरी नहीं है जो कि मैं तुम्हें बता सकूं। भले ही तुम मुझसे कितनी बार पूछ लो मेरा जवाब चेंज नहीं होने वाला। तुम्हारी किस्मत बुरी थी क्योंकि मेरी आंखें तुम पे चली गई और उसके अलावा कुछ नहीं। और साथ में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था डेमन किंग के साथ क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी पावर गेन करने की, इस वजह से मैंने करा, क्योंकि मुझे भी पता था मेरे अंदर जितनी पावर जाएगी मैं उतनी जल्दी ही हायर पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे कोई फायदा नहीं मिला। उतने में ही अपने डियोनार्ड अपने पैर को उसके पेट में मारते हुए दूर फेंक देता है और उसके इम्पैक्ट की वजह से स्टारवी के मुंह से खून भी बाहर आ रहा था। डियोनार्ड उसके पास आते हुए बोल रहा था, मेरे बर्थडे से 1 महीने पहले ही मैं उस बैटलफील्ड के अंदर चला गया और उसके बाद मेरा भाई भी मर गया मेरे बर्थडे से 1 महीने पहले। तो तुम क्या सोचते हो इसमें क्या गलती है क्या नहीं, तुम मुझे बताओगे थोड़ा। इधर अपना स्टारवी मुस्कुराते हुए दांत फाड़ रहा था, उसको देख के अपना डियोनार्ड बोलने लगता है, तुम अभी भी क्यों हंस रहे हो, तुम मुझे बताते क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा भाई मर गया और मैं उसे कभी भी नहीं देख पाऊंगा। उतने में ही अपना स्टारवी मुस्कुराते हुए बोले जा रहा था, तुम दोनों भाई एक जैसे हो। उतने में ही अपना डियोनार्ड अपने नाइफ को उसके कंधे में दोबारा घुसा देता है और घुसाने के बाद बोल रहा था, मैं होप करता हूँ तुम रिग्रेट करो। और ये बोलते हुए वो पागलों की तरह अपनी नाइफ को स्टारवी की छाती में घुसाने में लगा हुआ था और बोले जा रहा था, तुम रिग्रेट करोगे क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा करा है तो मैं तुम्हें भी रिग्रेट फील कराऊंगा। और अपने डियोनार्ड पागलों की तरह उस पर अटैक कर ही जा रहा था। और ये सब कुछ करने के बाद वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है, लेकिन अपना स्टारवी मरा नहीं था। वो बोलने लगता है, मैं तो नहीं करने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर मैं यहाँ मर भी गया मैं तब भी रिग्रेट नहीं करूंगा। उतने में वो अपनी डिमोनिक एनर्जी से एक कर्स बनाता है और अपनी डियोनार्ड पे लगा देता है और कर्स लगाते हुए वो बोल रहा था, जिस दिन तुम मरोगे तुम्हारी डेथ पीसफुल नहीं होगी, तुम्हारी डेथ बहुत बुरी होगी। और वो अपने कर्स को डियोनार्ड पे लगा ही देता है और कर्स लगने के बाद अपना डियोनार्ड बोलने लगता है, तुम मरते हुए भी मुझ पे एक कर्स लगा गए, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है, वैसे भी मैं पीसफुल डेथ डिजर्व नहीं करता, मैं वैसे भी बुरी मौत मरूंगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद अपना डियोनार्ड आखिरी ब्लो कर देता है अपने स्टारवी को और बोल रहा था, अगर मैं मरा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा वेलकम है। और वो सीधा अटैक कर देता है अपने स्टारवी पे और अपने डियोनार्ड उन दोनों को मारने के बाद अपने चेहरे से ब्लड को साफ कर रहा था और वो पुरानी बातों को याद कर रहा था। एम्परर ने भी बोला था मैं एम्परर हूँ, इस वजह से मुझे रिग्रेट नहीं है। और साथ में वो स्टारवी को भी याद कर रहा था, उस कम्युनिटी ने भी बोला था मुझे रिग्रेट नहीं है। ये याद करने के बाद वो बोलने लगता है, ये इतने टैलेंटेड हैं, ये मरते हुए भी मुझे दुखी करके गए हैं और कुछ नहीं। और ये सब कुछ बोलने के बाद अपने डियोनार्ड की नजर साइड से जाती है और साइड से आवाज आती है, मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। जैसे अपने डियोनार्ड उसको देखता है उधर से आवाज आ रही थी, मैंने सुना था डेमन किंग की आर्मी आ रही है कैपिटल की तरफ, इस वजह से मैं जल्द से जल्द यहाँ आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ आते हुए काफी लेट हो चुका हूँ। ये और किसी ने नहीं, अपने प्रिमेरियो ने बोला था। इधर अपना प्रिमेरियो शांत नहीं होता, वो तो बोले
होते जा रहा था। मैंने इमेजिन नहीं करा था ये सब कुछ तुमने करा होगा। और अपना डियोनाट उसको देख के सोचने लगता है सीनियर ये यहाँ पे क्यों है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो भी सीनियर की तरफ बढ़ जाता है और बोलने लगता है क्या आपने उन सब बारबेरियन को फिनिश कर दिया। इतना सुनते ही अपना प्राइमरी हाथ फैलाते हुए बोलने लगता है हाँ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनके बचे हुए लोग भी मर चुके हैं, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो दोबारा बोलने लगता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम एम्परर को किल कर दोगे, वो भी ऐसे समय पे। और मैंने भी एम्परर को कभी भी डुएल में हरा नहीं पाया, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया। और वो एम्परर को देख रहा था क्योंकि अपना एम्परर मर चुका था। और एम्परर को देखता हुआ देख अपना डियोनाट अपने नाइफ को आगे बढ़ा लेता है और बोलने लगता है क्या आप यहाँ पे आए हो मुझसे फाइट करने के लिए, क्या आप मेरे एनिमी हो। उतने में ही प्राइमरी अपने हाथ को डियोनाट के नाइफ पर रख देता है और हाथ रखने के बाद बोलने लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही पावर है, इस वजह से मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। पहले मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है और साथ में पावर भी। इधर अपने डियोनाट सोच रहा था क्या मुझे इनके साथ फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इनके साथ फाइट नहीं करना चाहता। अगर इन्होंने फाइट स्टार्ट करी तो मुझे मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी इनके साथ फाइट करने के अलावा। इधर अपना स्टार भी बोलने लगता है मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करने का। इतना सुनते ही अपना डियोनाट भी बोलने लगता है क्यों। फिर अपना प्राइमरी बोलता है यहाँ पे एम्परर नहीं है तो मुझे ऑनर भी नहीं मिलेगा, और मुझे पता है अगर मैंने तुमसे फाइट करी तो मैं मर जाऊंगा और मेरा मरना बेकार हो जाएगा, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करने वाला। लेकिन मैं अपनी फाइट को पोस्टपोन करता हूँ, हम बाद में जाके फाइट करेंगे। ये सारी बात सुनने के बाद अपना डियोनाट सोचने लगता है मेरे सीनियर ऐसे हैं उन्हें फाइट करना पसंद नहीं, वो फाइट करते हैं सिर्फ ऑनर के लिए और उनकी पूरी लॉयल्टी एम्परर के लिए है और किसी के लिए नहीं। इधर अपना प्राइमरी वहां से जा रहा था और बोलने लगता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से निकल जाओ क्योंकि इस पेरिस के चारों तरफ बॉम्ब लगा रखे हैं, अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। इधर अपना डियोनाट कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ अपना प्राइमरी वहां से जा रहा था। उतने में अपने डियोनाट पीछे से कुछ बोलता है और अपना प्राइमरी शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए पीछे पलटता है। इधर अपने डियोनाट उसको घूर रहा था। फिर अपना प्राइमरी बोलने लगता है तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, अगर तुम मुझे रोक नहीं रहे तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो। इधर अपने डियोनाट को जवाब नहीं दे रहा था। फिर अपना प्राइमरी दोबारा से बोलने लगता है लेकिन तुम चिंता मत करो, हम एक दिन दोबारा मिलेंगे और उस दिन अपनी फाइट हो गई, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इस एडवाइस को तुम याद रखना क्योंकि अगली बार हम दोनों एनिमी बन चुके होंगे और कुछ नहीं। फिर अपने सीन शिफ्ट होता है डिमोनिक रिलम के अंदर। पूरे डिमोनिक रिलम को पता लग गया था अपने जीरो कॉर्प्स कमांडर ने एम्परर को मार दिया है और साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन को अपने अंडर ले लिया है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डिवंस पे। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक डिवन बोल रहा था ये इतनी अच्छी न्यूज है लेकिन ये कासल इतना शांत क्यों है। इतना सुनते ही दूसरा डिवन बोलने लगता है क्योंकि डियोनाट सर ने ऑर्डर दिया है, उन्हें बाहर नॉइस नहीं पसंद, इस वजह से उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कोई भी पार्टी नहीं बनाएगा। उतने में तीसरा डिवन बोलने लगता है अब पता नहीं सर डिवन कितने पावरफुल हो चुके हैं। उसके बाद अपना सीन दोबारा से शिफ्ट होता है ट्रेनिंग हॉल के अंदर। वहाँ पे डिवन एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये लोग पहले से ही इम्प्रेसिव हैं, इस रेट से तो इन्हें जीरो कॉर्प्स कमांडर की जरूरत ही नहीं है फ्यूचर में। और इन कमीनों को देख के ऐसा लगता है ये पागलों की तरह ट्रेनिंग करते रहते हैं, इस वजह से हम भी अपनी ट्रेनिंग को ढंग से नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इनसे फाइट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पागलों की तरह फाइट करते हैं। और उनकी ट्रेनिंग को अपना ईडी भी देख रहा था और ईडी सोचने लगता है पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं लेकिन इस कासल के अंदर अभी भी लोग सोच रहे हैं वो पार्टी कर सकते हैं। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो साइड से देखता है और वो देखता है वहाँ पे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर अपना ईडी सोचने लगता है ये लोग फिर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर अपना नरेटर आ जाता है। पूरे डिमोनिक रिलम में सबको पता लग गया जीरो कॉर्प्स कमांडर वॉरियर अवेक हो चुका है। वहाँ पे डिमन एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसका क्या मतलब है, पहली बार होने वाला है डिमन किंग और हीरो दोनों सेम साइड पे हैं। फिर अपना सीन दोबारा से शिफ्ट होता है डियोनाट पे। डियोनाट उस बॉक्स को लेके लेटा हुआ था और वो अपनी नजरों को टेढ़ा करते हुए बोल रहा था तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या तुम रिपोर्ट देने वाली हो। और वो और कोई नहीं डेविलिनिया थी, वो बोल रही थी हाँ मैं रिपोर्ट लेके आई हूँ। और वो अपनी रिपोर्ट को बताने लगती है एम्परर की कॉर्प्स को उन्होंने ढूंढ लिया और उसके बाद उन्होंने एम्परर को एक ग्रैंड फ्यूनल दिया था नई कैपिटल के अंदर और उस फ्यूनल के अंदर एम्परर के जितने भी अचीवमेंट थे उन सबको दिखाया गया और साथ में बताया भी गया था उन्होंने अपने सिटीजन के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया, उस वजह से उनको काफी रेस्पेक्ट मिल रही है। और ये बात सुनते ही अपने डियोनाट भी सोचने लगता है हाँ मुझे पता है ये सब कुछ प्रेस ने करा हुआ क्योंकि वो भी चाहते हैं क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस खुश रहें और ये वाली न्यूज को देखें। इधर अपने डेविलिनिया शांत नहीं होते, वो तो बोले जा रही थी वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्राउन प्रिंस ही
अगला नया एम्परर बन चुका था और उसके बाद उसको काफी सारे प्रेजेंट भी मिले थे और लोग खुश भी थे उसको नया एम्परर मान के। ये न्यूज सुनते ही अपने डियोनार्ड के आंसू बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो रोता नहीं और पुरानी बातों को याद करने लगता है। जब क्राउन प्रिंस उससे मिलता था वो बोलता था हम दोनों आज से फ्रेंड है, और ऐसी ही पुरानी यादों को अपने डियोनार्ड याद कर रहा था। दूसरी तरफ अपनी डेविलिनिया बोले जा रही थी नई कैपिटल जब से बनी है क्रांतिकारी आर्मी पूरी तरह से साइलेंस हो चुकी है, क्योंकि उन्हें ये वाला एम्परर काफी पसंद आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये नेशन जल्द से जल्द आगे बढ़ जाएगा। और साथ में रिडेम्पशन चर्च पूरी तरह से कोलैब हो चुकी है क्योंकि स्टार भी मर चुका है। और आखिरी रिपोर्ट, ड्यूक के साथ एक लड़की रहती थी, उसने ड्यूक के कॉर्प्स को लेकर वो कहीं चली गई, वो पता नहीं उस कॉर्प्स को लेकर कहाँ गई है, अभी तक हमने उसको ढूंढ नहीं पाए। इसी वजह से हम लोग सोच रहे हैं उसने ड्यूक की बॉडी को संभाल कर रखा होगा और कुछ नहीं, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और तब से वो अभी तक दिखी नहीं है। फिर अपने डियोनार्ड उठ के बैठ जाता है और बोलने लगता है अच्छी रिपोर्ट से अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर डेविलिनिया अंडरस्टूड बोल के वहाँ से चली जाती। इधर डियोनार्ड की हालत खराब हो रही थी, वो उदासी बैठा हुआ था क्योंकि वो अपने सपनों के बारे में सोच रहा था और वो सोचने लगता है जब से मैं वापस आया हूँ डिमोनियम के अंदर मुझे सेम ड्रीम आ रहा है और मेरे ड्रीम के अंदर मेरे बड़े भाई ने मुझे गले लगा के रखा है ब्लड के ओशन में और वो मुझसे बोल रहा था मैं यहाँ पे हूँ, तुम चिंता मत करो, चाहे तुम कितने भी कमजोर हो तुम मेरे सबसे प्यारे भाई रहोगे। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो सोचने लगता है अगर उसको देखो तो वो डिफरेंट है नॉर्मल से, और साथ में मुझे ये भी नहीं लगता वो इविल स्पिरिट है, लेकिन वो है क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो मेरा रियल ब्रदर है कि वो और कोई, लेकिन वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, वो हमेशा मुझसे बोले जा रहा था तुम कुछ मत करो, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सफोकेट होऊंगा और कुछ नहीं, और मेरे अंदर गिल्ट बढ़ता ही जाएगा। और कुछ दिनों से मुझे ब्लड पहले तो सपनों में दिखता था लेकिन अब मुझे रियलिटी में भी दिखता है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ उस स्टारवी के कर्ज की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। और वो नीचे देख रहा था, वहाँ पे काफी सारा ब्लड था और अपना डियोनार्ड सोच रहा था ये क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नाइटमेयर है क्या, ये मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन इस चीज की मैं चिंता नहीं करता, मुझे सिर्फ चिंता है अपने बड़े भाई की, क्या वो बंदा मुझे सच में हेट करता था कि नहीं, मुझे ये पता नहीं अभी तक। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डियोनार्ड भी आर्मी की तरफ। 5th कॉर्प्स कमांडर का वाइस कमांडर बोल रहा था तुम इस बच्चे को बचा लो, क्या तुम इसको बचा सकते हो। इधर डियोनार्ड की आर्मी के लोग सोच रहे थे ये ह्यूमन बेबी इसके हाथ में क्या कर रहा है, क्या इसने इसको अभी तक अबेंडन नहीं करा, लेकिन ये इसके साथ क्यों है। इधर वो बोले जा रहा था मैंने इसको मीट दिया, फ्रूट दिया और ब्रेड भी दिया, लेकिन ये बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा, वो सब कुछ फेंक रहा है और कुछ नहीं। उतने में ही डियोनार्ड की आर्मी का एक बंदा बोलने लगता है तुम क्या सोच रहे हो, बच्चा ये सब कुछ खा सकता है, इस उम्र में बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं उसके अलावा कुछ नहीं, अगर तुमने उन्हें और कुछ दिया तो वो सब कुछ बाहर फेंक देंगे। उतने में वो बोलने लगता है क्या तुम इसको बचा सकते हो। इधर मिलान सोच रहा था ये इस तरह बोल रहा है इसको कोई फिक्र नहीं है बच्चे की, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ कर रहा है सिर्फ उसके लिए क्योंकि पीछे 5th कॉर्प्स कमांडर खड़ी हुई थी। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिलान बोलने लगता है ठीक है मैं ट्राई कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है अगर बॉस को पता लग गया तो वो काफी गुस्सा करेंगे, और मिलान उस बच्चे को उससे ले लेता है। इधर आर्मी के जितने भी लोग थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे इस बच्चे के हाथ देखो कितने छोटे हैं। दूसरी तरफ 5th कॉर्प्स कमांडर का वाइस कमांडर बोल रहा था अगर तुमने इस बच्चे को बचा लिया तो मैं तुम्हें रीपे करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतना सुनते ही मिलान भी बोलने लगता है तुम चिंता मत करो मैं इस बच्चे का ख्याल रख लूंगा, बस इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि हमारे बॉस थोड़े गुस्सा करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया 0 कॉर्प्स कमांडर। इधर 5th कॉर्प्स वाइस कमांडर सोच रहा था अगर डेमन किंग को पता लग गया इस बच्चे के बारे में और उन्हें ये भी पता लग गया कि ये बच्चा हमारे साथ था तो काफी दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा मैं इस बच्चे को मार दूं। और वो अपने पंजे को आगे बढ़ा लेता है उस बच्चे को मारने के लिए। वो सोच रहा था अगर ये यहाँ मर गया तो हम सब बच जाएंगे। उतने में ही 5th कॉर्प्स कमांडर उसको रोक लेती है और वो बोलने लगती है ठीक है मैं समझ गई, हम डियोनार्ड सर को रीपे कर देंगे। इधर 5th कॉर्प्स वाइस कमांडर सोच रहा था ये पहले से बदल गई है। उतने में ही कहीं से आवाज आती है तुम किसको रीपे करने वाले थे, और ये आवाज सुनते ही वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि ये अपने डियोनार्ड ने बोला था और वो बोले जा रहा था तुम बात क्या कर रहे थे मुझे जरा बताना। और अपने डियोनार्ड को देख के मिलान भी बोलने लगता है फाइनली आप बाहर आ ही गए अपने रूम से बॉस। और अपने डियोनार्ड आते ही उस बच्चे को छूने लगता है और बोलता है क्या ये बच्चा तुम्हारा है, क्या तुम इस बच्चे को शेल्टर से लेके आए हो, पहले तुम अपना ख्याल रख लो बाद में इस बच्चे का ख्याल रखना। इतना सुनते ही मिलान बोलने लगता है आप पहले से ही मुझे जज कर रहे हो लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। इतना सुनते ही अपने डियोनार्ड भी
बोलने लगता है, मैंने सोचा था हम डिमोन किंगडम के अंदर हैं, तो क्या पता ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है तो किसका है। और ये बोलने के बाद वो गुस्से से साइड से देखता है और बोलने लगता है, फिफ्थ कोर्स कमांडर मुझे एक्सप्लेन करोगी इसके बारे में। इधर उसकी हालत खराब हो रही थी लियोनार्ड को ऐसे देख के। और ये वाला चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।